वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम आई 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में रिकग्निशन का टॉपिक कवर करेंगे, जिसके अंदर हम बेसिकली रिकग्निशन का जनरल क्राइटेरिया, जब एक एसेट को रिकग्नाइज किया जाता है तो उसकी जो इनिशियली कॉस्ट लग रही होती हैं उनके लिए रिकग्निशन को कैसे देखेंगे। बाज़ औक़ात एक एसेट ऑलरेडी रिकॉर्डेड होता है तो उस पर जो फर्दर कॉस्ट हमारी लग रही होती हैं उनको हमने कैसे रिकग्नाइज करना है, कब करना है, कब नहीं करना, और फिर एक एग्जांपल इस पर छोटी सी वो भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जनरल क्राइटेरिया की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली कोई भी आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट रिकग्नाइज होगा एज एन एसेट अगर दो क्राइटेरिया जो हैं वो आपके लाजमी मीट हो रहे हैं। अच्छा, ये जहन में रखें कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ओवरऑल पूरी कैटेगरी को नहीं देखते, क्लास ऑफ एसेट को नहीं देखते, हर आइटम के हिसाब से रिकग्निशन जो क्राइटेरिया है वो अप्लाई करना है आपने। अब आइटम से मुराद ये है कि आपके पास फर्नीचर एंड फिक्सचर में जो एक कुर्सी आपने खरीदी, एक टेबल जो आपने खरीदी, वो एक आइटम है। तो ये सबसे पहली शर्त तो ये है कि प्रोबेबल होना चाहिए कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स उस आइटम से एंटिटी को फ्लो करेंगे, यानी उस एसेट की वजह से एंटिटी को फ्यूचर में कोई पैसे आएंगे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस्तेमाल करने से कोई उससे बेनिफिट आएगा, तो वो ज़रूरी है। और दूसरा ये कि उसकी जो कॉस्ट है वो रिलायबली मैयर हो सकती है, क्योंकि इनिशियल जो मैयरमेंट होती है वो एट कॉस्ट होती है। इसमें जो कुछ खास पॉइंट्स हैं उनको ध्यान में रखते हैं कि जो स्पेयर पार्ट्स और सर्विसिंग इक्विपमेंट होते हैं तो उनकी जनरल ट्रीटमेंट तो ये है कि हम उन्हें इन्वेंट्री के तौर पे ट्रीट करते हैं IS2 में सप्लाइज के तौर पे, और जब वो कंज्यूम हो जाते हैं, इस्तेमाल हो जाते हैं, तो उन्हें प्रॉफिट और लॉस में रिकग्नाइज कर दिया जाता है। अब छोटे मोटे जो सर्विसिंग इक्विपमेंट हैं जैसे पेचकस, प्लास वगैरह, इस तरह की चीज़ें बिजनेस में बाज़ रखी हुई होती हैं एक्स्ट्रा, तो उनको इस तरीके से ट्रीट किया जाता है। लेकिन अगर आपके पास कोई मेजर स्पेयर पार्ट्स हैं, जैसे एक बड़ी मोटर आपने एक्स्ट्रा रखी हुई है अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए, जिसकी लाइफ भी मोर देन 1 ईयर है, तो फिर वो क्योंकि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की डेफिनेशन और क्राइटेरिया को मीट कर रही है तो उसको I16 के मुताबिक आप रिकग्नाइज करेंगे। इसी तरह स्टैंड बाय इक्विपमेंट है, जैसे एक्स्ट्रा AC लेकर आपने रखा हुआ है, एक एक्स्ट्रा कंप्यूटर आपने लेकर रखा हुआ है, एक एक्स्ट्रा फर्नीचर आइटम आपने लेकर रखा हुआ है जो स्टैंड बाय है कि अगर ओरिजिनल ख़राब होगा तो उसकी जगह इसको लगा देंगे, तो वो भी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ही के तौर पर ट्रीट होगा, उस पर I16 अप्लाई होगा। तो मेजर स्पेयर पार्ट्स और स्टैंड बाय इक्विपमेंट के अलावा बाकी आइटम्स को नॉर्मली इन्वेंट्री के तौर पे ट्रीट कर लिया जाता है। फिर एक कॉन्सेप्ट यूज होता है यूनिट ऑफ मेयर का, या मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट भी आप इसे कह सकते हैं। तो बेसिकली I16 ये डिस्क्राइब नहीं करता कि जी कितने रुपए का एसेट हो तो आपने उसे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बनाना है और कितने का नहीं बनाना, कि क्या 1000 रुपए के आइटम को भी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बना सकते हैं या नहीं, क्या 2000 वाले को बना सकते हैं, क्या 10,000 वाले को बना सकते हैं। तो हर एंटिटी अपना मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट अप्लाई करे, और मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट जो है वो बेसिकली एग्रीगेट बेसिस पर अप्लाई होना चाहिए, नहीं एक आइटम की कॉस्ट नहीं देखनी चाहिए, देखना चाहिए कि बिजनेस में टोटल ऐसे आइटम्स कितने हैं। अब इसकी अगर एग्जांपल पे बात करें तो जैसे स्टेपलर्स हैं, फर्नीचर आइटम्स वगैरह हैं, इस पर बात करते हैं, तो मैं आपको एक एग्जांपल इसमें बल्कि दो एग्जांपल्स ब्रीफली आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। लेट्स से कि हमारा एक बिजनेस है, ऑफिस है, उसके अंदर हमारे पास स्टेपलर्स हैं। अब एक स्टेपलर जो है वो टिपिकली 400 रुपीज़ का कॉस्ट करता है, और हमारा छोटा सा ऑफिस है तो उसमें टोटल हमारे पास जो है 4 स्टेपलर्स हैं। तो 400 × 4 टोटल 1600 की अमाउंट है। तो एग्रीगेट में भी देख लें तो एक बहुत ही इमटेरियल अमाउंट बन रही है, और इंडिविजुअली भी इमटेरियल अमाउंट है डेफिनेटली। तो हम स्टेपलर्स को, हालांकि देखें स्टेपलर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की डेफिनेशन को मीट करते हैं, कैसे कि टेंजिबल आइटम्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहे हैं, और मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड तक भी चलते हैं। स्टेपलर 3-3, 4-4, 5-5 साल तक भी इस्तेमाल हो सकता है, तो बल्कि होता भी है। तो ऐसे में हम फिर भी, क्योंकि ये मटेरियल नहीं है, तो हम इसको जो है एसेट के तौर पे रिकग्नाइज नहीं करेंगे। अच्छा, अब फर्नीचर आइटम्स पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो एक एकेडमी है, वहाँ पर जो स्टूडेंट की चेयर है, एक चेयर जो है वो 2000 रुपीज़ की आती है। तो वैसे देखा जाए तो ये कोई ऐसी बड़ी अमाउंट नहीं है, 2000 रुपीज़ तो इमटेरियल है, लेकिन वहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ चेयर्स हैं वो 600 है। तो 600 चेयर्स का मतलब बेसिकली हो गया कि 12 लाख रुपए बनते हैं। तो एक चेयर तो हो सकता है मटेरियल हो, 12 लाख रुपए की जो सारी चेयर हैं, पूरी वो क्लास ऑफ एसेट है, वो एग्रीगेट बेसिस पर देखें तो वो इमटेरियल नहीं है, तो उसको बेसिकली हमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के तौर पर रिकग्नाइज कर लेना चाहिए, क्योंकि वो मटेरियलिटी के क्राइटेरिया में एग्रीगेट बेसिस पर वो मटेरियल कंसीडर होगी। इनिशियल कॉस्ट को रिकग्नाइज करने के सिलसिले में एक जो इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव आता है वो आता है सेफ्टी एंड इन्वायरमेंटल इक्विपमेंट का।
बाजू का जो सेफ्टी एंड इन्वायरमेंटल इक्विपमेंट लगाए हुए होते हैं, जैसे बेसिकली एयर फिल्टर्स हैं, पोल्यूशन फिल्टर्स हैं, या बेसिकली फायर एक्सटिंग्विशर्स वगैरह हैं। तो ये बिजनेस में आप कह सकते हैं कि इनसे डायरेक्टली तो कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं आ रहा। आपने एक फायर एक्सटिंग्विशर लगाया हुआ है या पोल्यूशन फिल्टर्स लगाए हुए हैं, तो उससे कोई प्रोडक्ट तो नहीं बन रही जिसे सेल कर कर आप इकोनॉमिक बेनिफिट्स जनरेट कर रहे हो। लेकिन ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट से इकोनॉमिक बेनिफिट लेने के लिए ज़रूरी लाजमी होते हैं। जैसे बाज़ औक़ात आपको हो सकता है कि लाइसेंस ही ना मिले जब तक एक बिज़नेस करने का या एक मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन करने का, अगर आपने प्रॉपर जो फायर एक्सटिंग्विशर या पोल्यूशन फिल्टर्स वहाँ पर इंस्टॉल नहीं किए हुए। और दूसरी तरीके में ये है कि देखें, अगर आप अपने एसेट्स की फ्यूचर कॉस्ट को देखें तो कई जगह पर आप उसकी जो प्रोटेक्शन है उसको इंश्योर कर रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म के अंदर वो बेनिफिट आपको उससे मिल ही रहा होता है, आल्दो इनडायरेक्टली मिल रहा होता है। अच्छा, अब ये आइटम जो हैं वो क्वालिफाई करते हैं प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के तौर पे, रिकग्निशन के तौर पे, क्योंकि एक एंटिटी को इनेबल करते हैं कि आप इन एसेट से फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स हासिल कर सकेंगे, जो अगर ये आइटम ना होते तो इससे कम बेनिफिट आपको मिलता। जैसे मे बी लाइसेंस ना मिलता, मे बी आपकी जो है लैक ऑफ सेफ्टी की वजह से आपकी अदर कॉस्ट जैसे इंश्योरेंस कॉस्ट ज़्यादा लग रही होती है। इवन ये बड़ा एक नॉर्मल सी बात है कि जब आप किसी इंश्योरेंस कंपनी के पास जाते हैं और अपने प्रेमिसेस वगैरह को इंश्योर करवाते हैं, तो आपके पास जितना सेफ्टी और इन्वायरमेंटल इक्विपमेंट बेहतर होता है, उतना आपका इंश्योरेंस प्रीमियम कम होता है। और अगर सेफ्टी और इन्वायरमेंटल इक्विपमेंट जो है वो प्रॉपर नहीं होता, तो वो फिर हाई रिस्क हो जाता है, तो उस वजह से वो इंश्योरेंस प्रीमियम ज़्यादा चार्ज कर रहे होते हैं। तो अल्टीमेटली तो देखें, आप इस इक्विपमेंट का बेनिफिट हासिल कर रहे होते हैं। तो एक एग्जांपल भी IS16 में ही गिवन है, और वो ये है कि केमिकल मैन्युफैक्चरर ने एक न्यू केमिकल हैंडलिंग प्रोसेस किया ताकि इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट से कंप्लाई कर ले, और उससे उन्होंने डेंजरस केमिकल्स को स्टोर करने का और उसकी प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट को मीट कर लिया। अब ये जो रिलेटेड प्लांट के अंदर इन्हांसमेंट की गई ताकि जो केमिकल हैंडलिंग है वो इम्प्रूव्ड हो जाए, वो एसेट के तौर पर रिकग्नाइज होगी, क्योंकि उसके बगैर आप केमिकल्स को मैन्युफैक्चर या सेल ही नहीं कर सकते। तो उसके बगैर जो है आपके इकोनॉमिक बेनिफिट्स डेफिनेटली कम हैं, उसके साथ आपके इकोनॉमिक बेनिफिट्स ज़्यादा हैं। अब बात करते हैं सब्सिक्वेंट कॉस्ट पर। सब्सिक्वेंट कॉस्ट में हम बेसिक कॉन्सेप्ट तो देखें वही अप्लाई करते हैं जो कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कॉन्सेप्ट होता है, कि अगर किसी चीज़ की वजह से आप नॉन करंट एसेट एक्वायर कर रहे हैं या उसके अंदर इंप्रूवमेंट ला रहे हैं जिससे उसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स बढ़ जाएंगे, तो सब्सिक्वेंट कॉस्ट को हमने कैपिटलाइज करना होता है। और जो रूटीन की हमारी कॉस्ट लग रही होती हैं, जिन्हें हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं, उनको हमने एक्सपेंस बनाना होता है। तो I16 भी इसको डील करता है कि जी जो रूटीन सर्विसिंग है या माइनर रिप्लेसमेंट वगैरह होती हैं, जैसे किसी चीज़ में एक आध पेच वगैरह ख़राब हो गया, आपने उसकी जगह नया लगा दिया, तो ये तो डे टू डे सर्विसिंग वगैरह होती हैं, जिसमें जैसे कोई लेबर लग गई आपकी, कोई कंज्यूमेबल लग गए, टेप लगानी पड़ गई, या एक आप कहते हैं कि जी एक जगह से पेंट ख़राब हो गया था तो वहाँ पे पेंट दोबारा करवा दिया। तो ये ऐसी कॉस्ट हैं जो डे टू डे सर्विसिंग की हैं, लेबर कंज्यूमेबल्स की। इनको आप प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में रिकग्नाइज नहीं करते, बल्कि इन्हें प्रॉफिट और लॉस में यूजुअली एज रिपेयर एंड मेंटेनेंस रिकग्नाइज कर रहे होते हैं। लेकिन अब थोड़ा सा हटकर बात करें तो अगर कोई मेजर रिप्लेसमेंट हो रही हो, मेजर रिप्लेसमेंट बाजू का कुछ पार्ट्स एसेट के ऐसे भी होते हैं जो एक लाइफ टाइम में कई बार चेंज होना होता है। जैसे एक एयरक्राफ्ट लेते हैं, तो उसके जो इंटीरियर होते हैं जैसे सीट्स वगैरह, ये एयरक्राफ्ट की लाइफ है 20 साल, तो हर 3-4 साल बाद आपको इंटीरियर को चेंज करना पड़ रहा होता है। एयरलाइन इंडस्ट्री में तो आप कह सकते हैं कि आपने 20 साल के लिए एक एयरक्राफ्ट लिया, तो उस दौरान आप उसका 4 से 5 बार उसका जो इंटीरियर है वो चेंज करेंगे। अच्छा, कुछ रिप्लेसमेंट जो हैं वो रिकरिंग भी हो सकती हैं और कुछ नॉन रिकरिंग भी हो सकती हैं। रिकरिंग बाजू का ये होता है कि जिस तरह से भी हमने एग्जांपल ली एयरलाइनर की, कि हर 4 साल बाद हम चेंज कर रहे होंगे। अच्छा, कुछ नॉन रिकरिंग भी होती है। नॉन रिकरिंग ये होती है कि हमने शुरू का डिज़ाइन बनाने के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ रेनोवेशन फर्स्ट टाइम जो है ना ख़ास तौर पे करवा दी, और वो फिर जो है यानी एसेट एक्वायर किया 2001 में, 2005 में हमने उसकी जो है ना रेनोवेशन करवा दी, वो एक बार आपकी रिप्लेसमेंट हो गई, और फिर हमारा इरादा भी नहीं है उसको दोबारा रिप्लेस करवाने का। तो इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि जो न्यू पार्ट आपने इंक्लूड किया है उसको प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की कॉस्ट में शामिल होना चाहिए, लेकिन जो पुराना पार्ट है उसको डी रिकग्नाइज भी होना चाहिए, यानी उसका डिस्पोजल भी रिकॉर्ड होना चाहिए। अब सम टाइम एक प्रॉब्लम आता है कि हम कहते हैं हमने तो पूरा एसेट इकट्ठे खरीदा था, तो ये जो पार्ट हमने रिप्लेस किया है इसकी तो हमें अलग से प्राइस नहीं पता। तो उसकी नेट बुक वैल्यू एस्टिमेटेड आप यूज़ कर सकते हैं, एस्टिमेट मार्केट से भी ले सकते हैं, और बाज़ इस बात से भी अंदाज़ा हो जाता है कि जो हमने नया पार्ट लेकर आए हैं वो कितने का है। तो जब हमने पूरा एसेट पहले ख़रीदा था तो उसमें इस पार्ट की कितनी वैल्यू होगी, उसको उस बेसिस पर एक जनरल एस्टिमेशन यूज़ की जा सकती है, और उस एस्टिमेशन को यूज़ करते हुए आप पुराने पार्ट का डिस्पोजल भी रिकॉर्ड करें और नए पार्ट का एडिशन भी रिकॉर्ड इसी तरीके से बाज़ कुछ एसेट्स ऐसे भी होते हैं जिसमें मेजर इंस्पेक्शन या ओवरहॉल होती हैं,
ख़ासतौर पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स वगैरह में, ऑयल रिफाइनरीज में, बड़े जो पैसेंजर एयरक्राफ्ट होते हैं उनके अंदर भी कि इंस्पेक्शन होती है, उसके बाद अप्रूवल मिलता है कि ये ठीक है, ये इतने साल तक मज़ीद यूज़ हो सकता है, ओवरहॉल करवाया जाता है, उसके बाद उसका इंजन जो है वो एक सर्टन पीरियड के लिए मज़ीद यूजेबल हो जाता है। तो इस तरह की अमाउंट्स को भी बिल्कुल मेजर रिप्लेसमेंट की तरह आपने कैपिटलाइज करना है अगर वो रिकग्निशन क्राइटेरिया मीट कर रही हैं, लेकिन ये भी ख्याल रखना है कि जो प्रीवियसली कैपिटलाइज्ड अमाउंट्स हैं उनको डी रिकग्नाइज कर दें, उनका डिस्पोजल रिकॉर्ड कर दें। और वंस अगेन अगर आपको उनकी अमाउंट क्लियरली नहीं पता तो एस्टिमेट्स यूज़ किए जा सकते हैं। एग्जाम्पल पर बात करते हैं तो कुछ आइटम्स हैं हमारे पास कि ये आइटम क्या प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के तौर पर रिकग्नाइज किए जा सकते हैं। पहला आइटम है स्मॉल टूल्स एंड स्पेयर पार्ट्स। सो बेसिकली स्मॉल टूल्स एंड स्पेयर पार्ट्स जो हैं वो क्योंकि इमटेरियल आइटम्स होते हैं तो इनको हम रिकग्नाइज नहीं करेंगे। स्टैंड बाय जनरेटर एक्सपेक्टेड टू बी यूज फॉर 7 ईयर्स। 7 ईयर्स का मतलब है कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का क्राइटेरिया मीट कर रहा है। स्टैंड बाय जनरेटर है, डायरेक्टली यूज नहीं हो रहा, लेकिन अगर मेन चीज़ खराब होगी तो उसकी जगह यूज होगा, तो अल्टीमेट इसका पर्पज जो है वो प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज भी है, तो इसको हम कैपिटलाइज करेंगे। ऑफिस बिल्डिंग एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए यूज हो रही होती है तो यस इट वुड बी कैपिटलाइज। ट्रेडमार्क जो है वो रिकग्नाइज तो होगा एसेट के तौर पे अगर आपने एक्वायर किया हुआ है, लेकिन वो इंटेंजिबल एसेट है तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के तौर पे रिकग्नाइज नहीं करेंगे। अच्छा, ऑफिस प्रिंटर जो है ये भी रिकग्नाइज करेंगे अनलेस के मटेरियल हो। अच्छा, मेरी जनरल जो कह लें ऑब्जर्वेशन वो ये है कि छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती है तो उन्होंने छोटा प्रिंटर लेकर रखा हुआ होता है, और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है तो उन्होंने एक बड़ा प्रिंटर लेके रखा हुआ होता है। तो नॉर्मली जो प्रिंटर है वो हर ऑर्गेनाइजेशन अपनी मटीरियलिटी के हिसाब से ही चल रही होती है। कई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में अगर छोटे छोटे प्रिंटर हैं तो वो फिर एग्रीगेट में बहुत ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वैसे उसका रेवेन्यू मिलियंस में है, उनके पास जो प्रिंटर है वो एक प्रिंटर 20,000 रुपये का, वैसे अगर आप देखेंगे 15,000 20,000 मटीरियल नहीं होगा, लेकिन उनके पास 15-20 हज़ार वाले जो हैं आप कहते हैं कि 20 प्रिंटर्स हैं, तो वो बेसिकली अमाउंट जो है वो मटीरियल हो जाती है। तो अनलेस कि आप कहें कि जी बिल्कुल ही मटीरियल है, एग्रीगेट में भी सिर्फ इंडिविजुअल आइटम के तौर पे नहीं देखना, एग्रीगेट में भी अगर मिलाकर इमटेरियल है फिर तो आप इग्नोर कर सकते हैं, वरना इनको कैपिटलाइज होना चाहिए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के तौर पे। प्लॉट ऑफ लैंड हेल्ड फॉर रीसेल, ये क्योंकि फॉर रीसेल है तो ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट नहीं है, इसे इन्वेंट्री के तौर पर रिकग्नाइज किया जाएगा। फैक्ट्री इंक्लूडिंग बिल्डिंग एंड मशीनरी, तो ये तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के लिए यूज हो रही है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है। बस फॉर पिक एंड ड्रॉप ऑफ स्टाफ मेंबर्स के लिए मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस कैपिटलाइज होगी। और जनरेटर गिवन टू अनदर एंटिटी ऑन रेंट, ये रेंटल टू अदर्स के लिए, ये भी कैपिटलाइज हम करेंगे। सो ये हमारा आज का कॉन्सेप्ट था कि रिकग्निशन यानी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को रिकॉर्ड करने के मामले पे जो गाइडेंस है आई 16 की उसको हम डिस्कस करें। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।